नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक क्षेत्र में एक मौलिक दृष्टिकोण है, एक अलग दृष्टिकोण है। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में मार्क्सवादी साम्यवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति आदि के बारे में जो मार्क्सवादी सिद्धांत प्रचलित है वह अन्य राजनीतिक सिद्धांतों से अलग है। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। यानी अन्य सिद्धांतों की बजाय एक आदर्शवादी संस्था या एक स्वाभाविक संस्था राज्य है, ऐसी जो विचारधारा प्रचलित रही है अन्य विचारकों द्वारा, मार्क्स उसमें भरोसा नहीं करता, मार्क्सवाद उसमें विश्वास नहीं करता और राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय संस्था ये मानता है। तो राज्य का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के संबंध में, उसको हम कई बिंदुओं के तहत पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जिसमें पहला आता है राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वह वर्ग विभेद है, वर्ग पर विशेष जोर देता है कार्ल मार्क्स, और राज्य को एक वर्गीय संस्था, वर्ग पर आधारित, वर्गों से ही उत्पन्न हुई संस्था मानता है। मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। अब तक के समस्त मानवीय जीवन का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा वो मानते हैं। राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है और इसीलिए एक अस्वाभाविक संस्था यानी वर्ग संघर्ष पर आधारित संस्था है, वर्ग संघर्ष के कारण ही ये उपस्थित हुई संस्था है, इसलिए स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। और समाज को कई अवस्थाओं में वह बांटता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष न होने के कारण राज्य नहीं था, यानी प्रारंभिक अवस्था को वो आदिम साम्यवादी अवस्था कहता है और उसमें वर्ग नहीं थे, इसलिए राज्य भी नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के सभी साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे। यानी स्वामी और दास दो वर्ग हुए। स्वामियों द्वारा संपत्ति के मालिक होने के कारण दासों का शोषण किया जाने लगा। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। तो इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और जेल आदि की व्यवस्था की गई। तो राज्य को एक तरह से शोषण का यंत्र माना गया है और इसकी जो उत्पत्ति है वह भी वर्ग के आधार पर हुई है, ऐसा मानता है। जब वर्ग नहीं थे राज्य नहीं था आदिम अवस्था में, और जब वर्ग पैदा हुए राज्य उपस्थित हो गया।
तो इसका आधार जो है वर्ग भेद ही है, और ये वर्ग जो है सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर गठित है, ऐसा वो मानता है। दूसरा इसका जो है बिंदु आता है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य और शासन जो है वो शोषण के यंत्र हैं। राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। सामंतवादी युग में सामंत और पूंजीपति राज्य की सहायता से क्रमशः किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे। सामंतवादी युग में किसानों का शोषण होता था और पूंजीपति राज्य जो चला उसमें मजदूरों का शोषण होता है। और मार्क्स तो कहता है कि वर्तमान लोकतंत्रीय कहे जाने वाले राज्यों में भी जो है सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथ में आ गई है, और ये पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो ये मानते हैं, यानी मार्क्स और एंजल का जो मानना है वो है कि राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है, बल्कि शक्तिशाली वर्ग के हाथ में, जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति है उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी है, और इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग यह शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग को दबाने के लिए, उसका शोषण करने के लिए प्रयोग करता है। तो राज्य एक अच्छी संस्था नहीं बल्कि कमजोर लोगों की शोषण पर आधारित संस्था है, और शक्तिशाली वर्ग के हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, जिसके माध्यम से वह कमजोर वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करता रहा है। तीसरा बिंदु इसको समझने के लिए हमें आता है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके विलीन हो जाने की बात करता है, लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव नहीं होगा। इसलिए पूंजीवाद के अंत के बाद ही राज्य कुछ समय तक बना रहेगा, और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। यानी जो श्रमिक वर्ग है, पूंजीवादी व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद श्रमिक वर्गों की तानाशाही स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने और पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। यानी पूंजीवाद शोषण पर आधारित है, पूंजीवाद श्रमिकों का शोषण करता है, इसलिए पूंजीवाद को क्रांति द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, और फिर श्रमिकों का शासन होगा, श्रमिकों की तानाशाही कायम होगी। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही नाम उसने दिया है इसको। तानाशाही कायम होगी। इस अवस्था में पूंजीपतियों से संपत्ति छीन करके जनता में बांट दी जाएगी, श्रमिकों में संपूर्ण राज्य में बांट दी जाएगी, और आर्थिक समानता इस तरह से स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, और पूंजीपतियों का सफाया कर दिया जाएगा, पूंजीपतियों को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। आगे उसका जो सिद्धांत है वह है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, उसमें पूंजीपतियों के बचे हुए जो अवशेष है, पूंजीवाद के बचे हुए अवशेषों को भी समाप्त कर दिया जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। जब आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी तो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता भी स्थापित हो जाएगी, और संपूर्ण समाज जो है न्यायप्रिय समाज स्थापित होगा। उस अवस्था में समाज में कोई वर्ग नहीं रहेंगे। जब वर्ग नहीं रहेंगे तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए राज्य
वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श मार्क्सवाद मानता है। यानी जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेंगे, जो आर्थिक आधार पर मार्क्स मानता है कि वर्ग आर्थिक आधार पर ही होते हैं, और जब आर्थिक आधार पर वर्ग नहीं होंगे तो कोई समानता स्थापित करने का प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए राज्य की भी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं है, राज्य कोई सामाजिक मूल्य स्थापित करने वाला निकाय नहीं है, बल्कि राज्य जो है शक्तिशाली आर्थिक वर्ग के हाथ का औजार रहा है, जिसने कमजोर वर्ग का शोषण किया है। इसलिए जब समाज में कोई वर्ग ही नहीं होंगे, शक्तिशाली शक्तिहीन वर्ग का ही जब प्रश्न समाप्त हो जाएगा, वर्गहीन समाज जब स्थापित हो जाएगा, तब राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। ऐसा आदर्श जो है, ऐसे आदर्श की कल्पना जो है मार्क्सवाद में की गई है। और उस अवस्था में जो व्यक्ति का एक मूल्य होगा, व्यक्ति का एक ही आदर्श होगा कि वह जितनी क्षमता है उतना कार्य करे और राज्य से उतना ले जितनी उसकी आवश्यकता हो। ऐसे समाज की स्थापना होगी, ऐसी कल्पना जो है मार्क्सवाद में की गई है। तो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज स्थापित होगा। और एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो उनका आता है, राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। ये राष्ट्रवाद में भरोसा नहीं करते। ये कहते हैं मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं है, संपूर्ण विश्व के मजदूर एक है। तो नारा भी लगाते हैं, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। उनका नारा है, आपके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए है संपूर्ण विश्व का साम्राज्य। इसलिए संपूर्ण विश्व के मजदूर एक हो जाओ, और जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं तुम्हारे राष्ट्रों में है उसको उखाड़ फेंको और मजदूरों का शासन स्थापित करो। तो जो मार्क्सवाद है वह वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं को भी स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि मजदूर जहाँ भी हैं, संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हैं, उनका शोषण होता है। इसलिए उनके हित अन्य किसी राष्ट्र के श्रमिकों के हित बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसलिए उनको मिलकर के जो है संगठन बना करके प्रयास करना चाहिए और संपूर्ण विश्व में क्रांति लानी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। तो उनके विचार जो हैं, मार्क्सवाद के विचार, एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद का ही विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। संपूर्ण विश्व में मजदूरों का शासन कायम होगा और उसके पश्चात संपूर्ण विश्व में ही जो है वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, ऐसा उनका आदर्श है। तो वो राष्ट्रवाद की बजाय अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले विचारक हैं। तो आज हमने राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ा। धन्यवाद।